हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी विषय या भाषा को समझने के लिए उसमें निहित शब्दों के अर्थ जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हम सभी जानते हैं कि साहित्य एक व्यापक विषय होता है, फिर चाहे वह किसी भी भाषा में ही क्यों ना लिखा गया हो। हिंदी भाषा का साहित्य अपने आप में असीमित ज्ञान का भंडार है। इसे हम जितना पढ़ते हैं उतना ही अधिक इसके बारे में जानने को उत्सुक होते हैं। इसी हिंदी साहित्य में बहुत से ऐसे विषय हैं जिनकी परिभाषा या अर्थ यदि हमें पता हो तो हमें इसे समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम हिंदी साहित्य के कुछ ऐसी ही पारिभाषिक शब्दावली पर चर्चा करेंगे, यानी कि हिंदी भाषा साहित्य में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों के अर्थ या उनकी परिभाषा के विषय में आज के अध्याय में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द। पहला शब्द लिया है मैंने अभिनय। दोस्तों, अभिनय किसी व्यक्ति या चरित्र का प्रतिरूप बनकर उसकी मुद्राओं एवं क्रियाकलापों को बिल्कुल उनकी नकल करना, उसी को अभिनय कहा जाता है। अगला है अनुकृति। अनुकृति होती है कोई रचना, चित्र या कलात्मक कृति की नकल की हुई प्रतिलिपि, उसे हम अनुकृति कहते हैं। आंचलिक उपन्यास क्या होता है दोस्तों? जो उपन्यास किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति, वातावरण एवं समस्याओं को आधार बनाकर लिखा जाता है, जैसा कि मैला आंचल। अगला शब्द है आत्मकथा। आत्मकथा यानी कि अपने बारे में लिखना। गद्य साहित्य में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है, उसे ही हम आत्मकथा कहते हैं। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध आत्मकथा जैसे मेरा जीवन प्रवाह, इसके लेखक है योगी हरि। आलोचना किसी रचना के गुण और दोषों का निष्पक्ष विश्लेषण करके फिर उसे लिखना, उसे हम आलोचना कहते हैं। जैसे प्रेमचंद की उपन्यास कला, लेखक है पंडित, जिसके लेखक है पंडित जनार्दन प्रसाद। इतिहास, हम सभी जानते हैं इतिहास किसे कहते हैं, जिसमें भूतकालीन घटनाएं एवं तथ्यों का क्रमबद्ध एवं तिथिबद्ध वर्णन होता है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, उपन्यास चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं भावनात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से किसी कथा वस्तु की सर्वांगीण, उद्देश्यपूर्ण एवं कलात्मक प्रस्तुति को उपन्यास कहा जाता है। उपसंहार किसे कहते हैं? किसी गद्य रचना का वह अंतिम अंश जिसमें लेखक रचना का सार तत्व प्रस्तुत करता है, उसे ही उपसंहार कहा जाता है। एकांकी, यह नाटक वह नाटक जिसमें नाटककार किसी एक उद्देश्य, भाव या विशिष्ट घटना को सिर्फ एकांकी यानी कि एक ही अंक में प्रस्तुत करता है, उसे एकांकी कहा जाता है। कथा वस्तु, किसी रचना में प्रयुक्त सभी घटनाओं के क्रमिक सारांश को कथा वस्तु कहा जाता है। कथ्य, कथ्य है किसी रचना के द्वारा रचना का जिस उद्देश्य, आदर्श या भाव को मुख्य रूप से कहना चाहता है, वही कथ्य है। कहानी, वह गद्य रचना जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श, चरित्र, भाव या गुण विशेष की संक्षिप्त एवं कलात्मक रूप में प्रस्तुति की जाती है, वही कहानी कहलाती है। दोस्तों, कहानी उपन्यास से छोटी होती है। सबसे बड़ी कहानी भी सबसे छोटे उपन्यास से छोटी ही होती है। गद्य किसे कहते हैं? गद्य छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी के बंधन से मुक्त किंतु विचारात्मक वाक्यों से युक्त रचना, जिसमें हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क की प्रधानता होती है, उसे गद्य कहा जाता है। गद्य गीत छंद मुक्त एवं कविता के गुणों पर आधारित रचना। इसका उदाहरण है पागल पथिक, जिसके लेखक है राय कृष्णा दास। जीवनी यानी अपने बारे में लिखना, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से मृत्यु तक की जीवनी किसी के विषय में लिखना, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से मृत्यु तक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण, उसे ही जीवनी कहा जाता है। जीवनी दूसरा भी लिख सकता है,
किसी के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सब कुछ लिखना, वही असली जीवनी है। जैसे आवारा मसीहा, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। डायरी डायरी वह गद्य विधा है जिसमें लेखक तिथि एवं क्रमानुसार अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनके प्रभाव को अपनी प्रतिक्रिया के साथ लिखता है। उसका उदाहरण है साहित्य में मेरी कॉलेज डायरी, जिसके लेखक है पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र। नायक नायक किसी रचना का मुख्य पात्र होता है जो उसकी कथा वस्तु, कथ्य एवं घटनाओं का वर्ण्य हो, यानी कि जिसके विषय में कहानी में प्रमुख रूप से कहा जाता है, जिसके प्रति लोगों की सहानुभूति होती है और जो कि कथा वस्तु का सबसे प्रमुख केंद्र होता है, वही नायक कहलाता है। जैसे कि रामचरितमानस में श्री राम नायक की भूमिका के रूप में है। नाटक रंगमंचीय साधनों द्वारा अभिनय के माध्यम से समाज में किसी उच्च आदर्श की स्थापना कराने वाली एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक विधा नाटक कहलाती है। जैसे गरुड़ ध्वज, जिसके लेखक हैं पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला है निबंध। अब हम जानते हैं निबंध किसे कहते हैं। वह गद्य विधा जिसमें लेखक सीमित आकार में किसी विषय की सर्वांगीण, स्वच्छंद एवं सुव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है। जैसे आलोचक की आस्था, इसके लेखक है डॉक्टर नागेंद्र। पत्रकारिता किसी समाचार पत्र, रेडियो या दूरदर्शन केंद्र आदि के लिए समाचारों के संग्रह, प्रेषण, लेखन, विश्लेषण, संपादन या नियोजन संबंधी कार्य को पत्रकारिता कहा जाता है। भाषा किसी क्षेत्र विशेष में मान्य ध्वनि संकेतों के नियमानुसार तैयार किए गए अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कहते हैं। सिंपल शब्दों में, जब हम अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं या किसी की बात को सुनना, जो सामने वाला अपनी बात हमें बताना चाहता है, उसका जो माध्यम होता है वह भाषा ही होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के भावों को ग्रहण करता है। हम सामने वाले की बात समझते हैं, सामने वाला हमारी बात को समझ पाता है सिर्फ किसके जरिए, भाषा के जरिए। जैसे हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, ये सब भाषा है। परिमार्जित भाषा होती है दोस्तों त्रुटि रहित सुबोध भाषा। परिष्कृत भाषा होती है सुंदर, आकर्षक एवं सजी संवरी भाषा। प्रांजल भाषा वह भाषा होती है जो सरल, सुबोध और अशुद्धि रहित भाषा होती है, वह प्रांजल भाषा है। मिश्रित भाषा, जैसे नाम से स्पष्ट है, एक से अधिक भाषाओं का समन्वय, वो मिश्रित भाषा है। यात्रावृत वह होता है जिस रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का वर्णन करता है, वह यात्रावृत कहलाता है। आखिरी चट्टान इसका उदाहरण है, जिसके लेखक है मोहन राकेश। दोस्तों, रिपोर्टाज यानी कि वह गद्य साहित्य जिसमें किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उसे रिपोर्टाज या रिपोर्ट कहते हैं। उदाहरण तूफानों के बीच, इसके लेखक है डॉक्टर राग्य राघव। रेखाचित्र वह गद्य साहित्य जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रण किया जाए। ऐसा चित्रण किया जाए कि पढ़ने वालों के दिमाग में वो एक तरह से उभर जाए कि जैसे उसके सामने ही वह सब हो रहा है, एक तरह का खाका बन जाता है, रेखा चित्र बन जाता है। रूपक रेडियो पे प्रस्तुत किया जाने वाला वह नाटक रेडियो रूपक कहलाता है जिसे ध्वनियों एवं संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो। क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर सभी नाटक दृश्य होते हैं, दृश्य और श्रव्य दोनों होते हैं, लेकिन रेडियो पर सिर्फ श्रव्य नाटक ही होंगे, तो उन्हें ध्वनियों के और संवादों के माध्यम से ही दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, उसे ही रूपक रेडियो कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमने हिंदी साहित्य के कुछ पारिभाषिक शब्दों के विषय में जाना। अगले अध्याय में हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और हिंदी साहित्य के और भी पारिभाषिक शब्दों के विषय में हम जानेंगे, उनकी परिभाषा पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।